नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना, यूट्यूब के साकार चैनल के माध्यम से एक बार पुनः आपसे मुखातिब हूँ। विगत 6 अंकों पर मैंने राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के संबंधित सामग्रियों से आपको रूबरू कराया है। यह क्रम इस अंक में भी जारी रहेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 में 6 रणनीतिक मिशन स्तंभ हैं और जिनके प्राप्त करने के लिए 18 उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है। मैं प्रत्येक रणनीतिक स्तंभ की अलग से चर्चा कर रहा हूँ और इसमें अब तक मैंने 3 रणनीतिक स्तंभ की चर्चा कर दी है। इस वीडियो में मैं रणनीतिक स्तंभ 4 की चर्चा करूंगा, जिसका संबंध समावेशिता को बढ़ावा देना और पहुंच का विस्तार है। यह कहता है कि यह नीति समाज के सभी वर्गों के व्यापक प्रतिनिधित्व के साथ साथ युवाओं और महिलाओं को सहकारी तंत्र में शामिल किए जाने की प्राथमिकता देती है। यह सहकारिता को एक जन आंदोलन के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी परिसंघों, समितियों की भागीदारी और सहभागिता की परिकल्पना करती है। मतलब क्या है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को एक पीपुल्स मूवमेंट में कन्वर्ट करना है और उसमें महिलाओं और युवाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है। इसमें आगे कहा गया है कि समावेशिता और सदस्य केंद्रिता को प्रोत्साहित करने के लिए जो रणनीतियाँ होंगी वह इस तरह से होंगी। पहला, समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं, युवाओं और कमज़ोर वर्गों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन आदि की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सहकारी समितियों में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका देना। दूसरा, मत्स्यिकी अर्थात फिशरीज, डेयरी, हस्तकरघा, हस्तशिल्प, लघु वनोत्पाद जैसे क्षेत्रों में कमज़ोर और सीमांत वर्गों को की सहकारी समिति को बढ़ावा देना और उन्हें सशक्त करना। फिर आगे है उल्लेख कि लैंगिक कमज़ोर वर्गों आदि पर विसमूहित डेटा के विकास में सहयोग करना और लक्षित इंटरवेंशन हेतु राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस में उन्हें शामिल करने के लिए अनुशंसा करना। अगला बिंदु यह है कि सदस्यों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न स्तरों और सेक्टरों की सहकारी समितियों को निम्नलिखित हेतु मॉडल विधियाँ तैयार करने तथा उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। और इसमें बिंदु क्या है, इसको हम देखें कि किस कार्य हेतु उन्हें मॉडल विधियाँ तैयार करने हेतु और अंगीकृत करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। तो उसमें पहला उद्देश्य है सदस्यों की सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करना। दूसरा है सदस्य केंद्रित फीडबैक एकत्रित करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करना और निष्क्रिय सदस्यों को सक्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। महिलाएं और समुदाय के कमज़ोर लोगों की सदस्यता सुनिश्चित करना। निर्णय लेने में सदस्य केंद्रीयता सुनिश्चित करना। पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त संगठनात्मक शासन सुनिश्चित करना। विभिन्न पदों पर युवाओं और सुयोग्य श्रम बल की नियुक्ति को प्रोत्साहन देना। फिर आगे कहा गया है कि प्राथमिक सहकारी समिति के सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य संघों को निम्नलिखित हेतु प्रोत्साहित करना। क्या है निम्नलिखित? देखिए, हम सदस्यों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति शिक्षित, संवेदनशील और जागरूक करने के लिए सहकारी सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित प्रभावशाली और अनवरत सदस्य शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना। सदस्यों की उत्तम कौशलता के विकास को बढ़ावा देना। सदस्यों की आय की वृद्धि की दिशा में कार्य करने के लिए प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना। अब जन आंदोलन के रूप में सहकारी समितियों को कैसे विकसित किया जाएगा,
इसकी रणनीतियों की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि जन आंदोलन में के रूप में सहकारी समिति को विकसित करने के लिए विभिन्न कक्षाओं के स्कूली पाठ्यक्रमों में सहकारिता के विषय के रूप में शामिल करना, और भारत सरकार ने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के पाठ्यक्रम में सहकारिता को स्थान भी दिया है। युवा पीढ़ी विशेषकर महिलाओं और कमज़ोर वर्गों को सहकारी समितियों के लाभ से अवगत कराने और उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तरीय संघों को अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके फलस्वरूप सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल पर लोगों को विश्वास बढ़ेगा, जिससे संस्था में वृद्धि होगी। ये कॉन्सेप्ट है कि लोगों में यदि जागरूकता फैलेगी तो आर्थिक मॉडल के रूप में सहकारिता को भी स्वीकार करेंगे। आगे कहा गया है, सहकारी आंदोलन में सक्रियता से भाग लेने के लिए युवा पीढ़ी विशेषकर महिलाओं और कमज़ोर वर्गों में सामूहिक जागरूकता और प्रेरणा को प्रोत्साहित करना। अलग से कहा गया है कि गरीबों और सीमांत वर्गों के उत्थान में सहकारी समितियों की भूमिका पर प्रकाश डालने वाली सक्सेस स्टोरीज का प्रदर्शन करना तथा उन्हें प्रसारित करना। फिर आगे है, सक्सेस स्टोरीज का प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों, संघों, समितियों की मौजूदा सोशल मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विभिन्न माध्यमों का उपयोग करना। तो रणनीतिक स्तंभ 4 में इन सभी बातों की चर्चा की गई है। फिर मैं अगले अंक में रणनीतिक स्तंभ 5 की चर्चा करूंगा। तब से आपसे विदा लेता हूं इस अनुरोध के साथ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।